in class second year. This is our chapter number 10, Chemistry of Life. We were discussing amino acid and we have completed the topic of amino acid. Now today we are going to start the enzymes. Today's topic is enzyme and this is our lecture number 6. So let's see what are enzymes. Enzymes are the class. Wait a minute. So basically a class of proteins which catalyze all types of biochemical reactions. Proteins की वो class. Enzymes are proteins. या तो फिर प्रोटीन की किसी क्लास को कहेंगे एक क्लास एक तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है एंजाइम का और एक प्रोटीनियस पार्ट होता है यानी कि बेसिकली एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन जो कि कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज का मतलब होता है कि रिएक्शन को तेज कर देना। कैटालिस्ट का क्या काम होता है? टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो एंजाइम्स भी एज द कैटलिस्ट बिहेव करते हैं एंड दीज ऑल एंजाइम्स कैटालाइज ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? बायो मीन्स लाइफ। All the reactions which are taking place in our body, in the body of living organisms are biochemical reactions. जैसा कि सच एज डाइजेशन हो रही होती है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड मेटाबॉलिज्म टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो इन सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जैसा कि सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, इनको तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड एंजाइम्स। ये एंजाइम की डेफिनेशन हो गई। ये एंजाइम है और ये इधर यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है फंक्शनल शेप की, यानी कि की एंड लॉग आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी, शायद बायोलॉजी में भी पढ़ी हो आपने। एंजाइम स्पेसिफाई होता है हर रिएक्शन का, एंजाइम उसका स्पेसिफिक एंजाइम होता है, यानी कि जैसे की एंड लॉग की स्पेसिफिक की होती है, दूसरी कोई की हम एक लॉग में नहीं लगा सकते, उसकी अपनी की होती है। इसी तरह हर रिएक्शन का एंजाइम, हर सबस्ट्रेट का एंजाइम भी स्पेसिफिक ही होता है। कोई दूसरा एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन, जैसा कि डाइजेशन है हमारे पास प्रोसेस। अब डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में ही पार्टिसिपेट करेंगे, वो रेस्पिरेशन में यूज नहीं हो सकते। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम एंड दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम के तरह से रिएक्शन होता है एंजाइम्स का। Enzymes also drive a reaction to completion which normally does not occur at room temperature. कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो रिएक्शन भी कंप्लीट करवा देते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। यानी इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज व्हेन इट इज हीटेड विद HCl। अब रूम टेम्परेचर पे तो ये नहीं हो रहा प्रोसेस, स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन हीट करने के बाद, हीटिंग के बाद ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा स्टार्च। बट अमाइलेज विच इज एन एंजाइम परफॉर्म्स दिस रिएक्शन विदाउट हीट और एसिड। अमाइलेज कैसे परफॉर्म करता है? कोई हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं है हीटिंग के लिए, टेम्परेचर रेज करेंगी, अमाइलेज खुद ब खुद इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा देगा विदाउट हीट और एसिड। एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हीटिंग की भी नहीं पड़ेगी। स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। वैसे जो जनरल रिएक्शन है अगर हम करवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्च को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्च और HCl को मिला के उनको हीट करना पड़ेगा। जबकि अमाइलेज ये एक एंजाइम है, ये ऐसे ही स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। हमने अमाइलेज अगर यूज करें एज एन एंजाइम which speed up the reaction or which completes the reaction, ये किसको कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च को ग्लूकोज में। तो हमें हीटिंग की और एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। These are some example of enzymes। एंजाइम्स रिएक्ट कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस एंजाइम के जरिए? अमाइलेज, सैकरेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज। ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करने में हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब हम फूड में अपना फूड ले रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हम कार्ब्स की सूरत में अपना ले रहे होते हैं फूड,
या फिर हमारे फूड में प्रेजेंट होती है प्रोटीन। अब इन सबको भी ब्रेक डाउन होना होता है, डाइजेशन में यही होता है ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स। तो उसमें कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? दीज आर दी एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, and these are the enzymes pepsin, trypsin and peptidase which take part in the breakdown of proteins, और fats के लिए lipase। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट हमने लिया अपने फूड में, दीज आर द एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स हैं जिससे कोई भी हो सकता है। एक चीज और एस लगेगा जब भी हम एंजाइम की बात करेंगे। अगर आपको पहचानना है कि ये एंजाइम है या नहीं, आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ है एक, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा, फिर बीच में एंजाइम्स लिखे हुए हैं, फिर ये प्रोडक्ट बन रही है जो ब्रेक डाउन हो रहा है। अब एज लास्ट का जो वर्ड है ये माल्टेज, ये एज पे फिनिश हो रहा है, यहाँ पर भी अमाइलेज, तो दीज एज रिप्रेजेंट्स दी एंजाइम्स। कोफैक्टर क्या होता है देख लेते हैं। सम एंजाइम्स कंटेन अ नॉन प्रोटीनियस पार्ट नोन एज कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ एंजाइम्स होते हैं, मैंने अभी बताया कि एंजाइम्स बेसिकली किस पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। लेकिन अगर उनमें कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीन्स क्या होती हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड एंड दे फॉर्म अ प्रोटीन। If non-proteinous part is present in the enzyme, it will be called as cofactor और इसको दूसरा नाम दिया जाता है prosthetic group। बस अगर आपको डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप इतना लिख सकते हैं कि non-proteinous part of enzyme is cofactor। अब देख लेते हैं कि एंजाइम को क्लासिफाई किया गया, कैसे किया गया है। जाहिर है हर चीज की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट्स, वी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन वी, अगर हमने अमाइनो एसिड पढ़े थे उसमें भी 3 क्लासिफिकेशन थी, अमाइनो एसिड को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। तो अब एंजाइम्स को देख लेते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस तरह। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैसे आयुपैक नेमिंग पढ़ते हैं आप, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने हमें हम उनके रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग देते हैं। या अल्काइल चेन्स जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम उसमें नेम्स करते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। इसी तरह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB इसको कहते हैं, क्लासिफाइड एंजाइम्स इनटू 6 मेजर ग्रुप्स, 6 मेजर ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया है एंजाइम्स को। किसने किया है? IUB ने, IUB की तरफ से हमें बताया गया है, हम वहीं से पढ़ते हैं। ये प्रोटोकॉल दिया जाता है जो कि फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। क्लासिफाई कैसे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, जो भी टाइप रिएक्शन का कोई भी टाइप हो रही होगी, अभी हम जब एग्जांपल्स देखेंगे या क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, तो हम देखेंगे उसमें कि क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसमें। तो उन बेसिस पे, उन रिएक्शन की बेसिस पे एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। ऑन दीज बेसिस इनकी 6 मेजर क्लासेस हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी 6 मेजर क्लासेस हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्लास है एंजाइम की। दिस इज द रिएक्शन कैटलाइज्ड, यानी कि इसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इन रिएक्शन की बेसिस पे एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। दीज आर दी रिएक्शन, एग्जाम्पल्स इनकी ये रही। अब जब क्लास कंपाउंड एंजाइम की क्लास कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें रिएक्शन कौन सा होगा? दीज एंजाइम, नेम स्पेसिफाइज दैट, नेम से क्या पता चल रहा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है। और एज किसके लिए लग रहा है? एज रिप्रेजेंट दैट इट शोज दैट इट इज एन एंजाइम। एज से हमें ये पता चल रहा है, ASE, एज, कि ये एंजाइम है। ऑक्सीडो से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है। यानी अगर एक, इसको कैसे पता चलेगा कि किसमें ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन हो रही है, ये भी बता।
These enzyme catalyze ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, या तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी रिएक्शन में या रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं होंगी, किसी में ऑक्सीडेशन होगी किसी में रिडक्शन होगी, तो उसको कैटालाइज करेंगे। कैटालाइज मतलब स्पीड अप करेंगे उस रिएक्शन को जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही होगी या जिस रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिड एल्डिहाइड। यहाँ पर मैंने ये बात लिख दी, ये इक्वेशन है इसकी, और ये बात मैंने आपको समझाने के लिए डिफाइन भी कर दी कि alcohols which contain OH group are called alcohols। डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा, डी का मतलब कि निकल जाना, टू एलिमिनेट, टू स्ट्रीम। तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल रहा है, ये क्या है, डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास एक एंजाइम है। कैसे पता चल रहा है कि ये एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज? बिकॉज इट कंटेन्स एज ग्रुप which represents that it is an enzyme। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेज द, ये वाला एंजाइम कैटालाइज करेगा, स्पीड अप करेगा, रिएक्शन करवाएगा कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये रहा इथाइल अल्कोहल। इथाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 कार्बन है, CH3 CH2, एंड अल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि OH ग्रुप इज अटैच्ड। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। टू एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड OCH। तो क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी यहाँ से। तो इसने क्या शो किया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है इस रिएक्शन में। रिडक्शन की भी अगर कोई एग्जांपल किसी रिएक्शन में, मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन की एग्जांपल दी है बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है तो भी ये वाला ही एंजाइम और यही क्लास एंजाइम की पार्टिसिपेट करेगी उसमें। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज है। कौन सी क्लास है एंजाइम की, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहा है एसिड एल्डिहाइड में। सेकेंड क्लास ऑफ एंजाइम इज ट्रांसफेरेज। Transferase, the name implies that these enzymes transfer the functional group। अब transferase, A से हो गया, एंजाइम को शो कर रहा है, और ट्रांसफर मीन्स के ट्रांसफर हो रही है किसी चीज की। देख लेते हैं कि किस चीज की ट्रांसफर होती है। These enzymes transfer the functional group from one substrate to another। सबस्ट्रेट होता है कि जो भी हम चीज ले रहे हैं, अगर रिएक्टेंट में हमारे पास जो भी चीज है, यानी कि हमने कोई 2 रिएक्टेंट्स ले लिए, अब उन 2 रिएक्टेंट्स को हम रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। और प्रोडक्ट कैसे बनेगी, वो रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, उनको स्पीड अप करने के लिए जो चीज हमें चाहिए होगी दैट विल बी एन एंजाइम। तो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स हैं जो कि हमने लिए, उनको रिएक्ट करवाया, एंजाइम ने उनको स्पीड अप किया, रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बनी हमारे पास। तो फंक्शनल ग्रुप, ट्रांसफरेज का क्या काम है, फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि कार्निटाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इसको, इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं रिएक्शन से समझाऊंगी तो यू विल गेट बेटर। एसिटाइल COA, दिस इज एन कंपाउंड, ये कंपाउंड है। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे कार्निटीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये पूरा एक एंजाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंजाइम का नाम है कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जो ये सबस्ट्रेट नंबर 1 हो गया, S से रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको, सबस्ट्रेट 1 एंड दिस इज सबस्ट्रेट 2, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स है ना हमारे पास, एक एसिटाइल COA और दूसरा है कार्निटीन।
तो सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2। अब फंक्शनल ग्रुप एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे चला जाएगा तो कौन सा एंजाइम उसको ट्रांसफर, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करवाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा इसमें, कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये वाला एंजाइम है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तक तो हो गया हमारा एंजाइम। फिर प्रोडक्ट क्या बनी, COA अलग हो गया एसिटाइल में से, और ये एसिटाइल जो है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर इसके साथ आके लग गया एसिटाइल। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एसिटाइल कार्निटीन बन गया। प्रोडक्ट क्या आई हमारे पास, एसिटाइल कार्निटीन। और किसने बनाई, कौन सा एंजाइम, किस एंजाइम में पार्टिसिपेट किया, कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसी तरह एल एस्पार्टिक एसिड प्लस 2 ऑक्सीग्लूटारिक एसिड, ये कैसे, ये वाला एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट नंबर 1 और ये दूसरा सबस्ट्रेट, इनमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, एस्पार्टिक एसिड। हर रिएक्शन का एंजाइम उसका स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफाइड हैं ये एंजाइम्स। यानी की लॉ के एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए दी कि हर लॉ की अलग होती है, इसी तरह हर रिएक्शन का एंजाइम भी अलग ही होगा, उसका स्पेसिफिक होगा। एक एंजाइम दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पर सबस्ट्रेट नंबर 1 है एल एस्पार्टिक एसिड एंड सबस्ट्रेट नंबर 2 इज 2 ऑक्सीग्लूटारिक एसिड, जो कि कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टिक अमाइनो ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम यहाँ पर है, एस्पार्टिक अमाइनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 क्लासेस हमने पढ़ ली एंजाइम्स की एंड एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इन 6 मेजर क्लासेस। तो तीसरी है, थर्ड क्लास इज दीज हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलेज से क्या शो हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि वाटर टेक पार्ट करेगा। लेज मीन्स एंजाइम, एज शोज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि वो एंजाइम जो कि वाटर की मौजूदगी में वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, हाइड्रोलेज। दीज एंजाइम्स कैटालाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा ये वाला एंजाइम हाइड्रोलेज। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, अमाइलेज हाइड्रोलिसिस अमाइलोज टू ग्लूकोज। अमाइलेज जो है ये वाला एंजाइम है, क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा अमाइलोज को ग्लूकोज में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अमाइलोज रिएक्ट करेगा और अमाइलेज इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट, प्रोटीएज हाइड्रोलिसिस प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, यानी वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब प्रोटीएज एक एंजाइम है, हाइड्रोलिसिस प्रोटीन्स टू, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, वाटर कंज्यूम हो जाएगा और क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर अमाइलोज से ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, और इसमें कौन, प्रोटीन में कौन सा एंजाइम, प्रोटीन टू अमाइनो एसिड कौन सा एंजाइम आ रहा है, प्रोटीएज। लाइपेज हाइड्रोलिसिस लिपिड्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लिपिड्स होंगे उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, लाइपेज, जो कि कन्वर्ट कर देगा लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट क्लास इज लाइपेजेस। These enzymes catalyze the addition of groups to double bond, यानी ये वाले एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड। अगर कोई भी रिएक्शन या हमारे पास कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एडिशन करवा देंगे, जिसकी वजह से वो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर थ्रेओनीन, थ्रेओनीन एल्डोलेज। दिस इज द एंजाइम which is taking part in the reaction of threonine, which is converting into the glycine and acid aldehyde.
और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, थ्रियोनीन एल्डोलेस। ये क्या कर रहा है, थ्रियोनीन को, एक कंपाउंड है हमारे पास, उसको ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन क्या है और एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। ग्लाइसिन हमने अभी पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इफ यू रिमेम्बर। एसिटो एसीटेट एक मॉलिक्यूल है, उसको कौन कन्वर्ट करवाएगा, कौन सा एंजाइम, एसिटो एसीटेट डी कार्बोऑक्सिलेज। ये वाला एंजाइम है जो कि एसिटो एसीटेट को एसिटीन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइम्स याद रखने हैं आपको कि कौन सा एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। स्पेसिफिक ये स्पेसिफाइड एंजाइम्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एल एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट एंजाइम्स है ये, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट प्लस अमोनिया। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर, लाइजेजेस में क्या हो रहा है, दीज एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड। इन ये जो सारे ये वाले सारे कंपाउंड्स जो हैं, यानी कि सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट्स जो ये वाले थ्रियोनीन acetoacetate, L-aspartic acid, they will contain double bond. If they are containing double bond, then due to the addition of some group, किसी भी ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाएगी किसी भी ग्रुप की, ये एडिशन कौन करवाएगा, these enzymes। जब एडिशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। और किसके लिए होता है, किसमें ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है कि डबल बॉन्ड से सिंगल, कौन से क्लास ऑफ एंजाइम, लाइजेजेस। लाइजेजेस एंजाइम क्या करते हैं, उन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जो कि जिसमें एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, जिसमें कि डबल बॉन्ड में कुछ भी कोई भी ग्रुप ऐड हो रहा होगा, उन रिएक्शन को ये कैटालाइज करेंगे। So we have next is fifth type of class of enzymes. This is isomerase. Isomerase यानी कि iso means same और A's represent the enzyme. These enzymes catalyze the reactions of isomerization. Isomerization, if topic, if you have studied or you will be studying the isomerization chapter number 6 of organic chemistry, then you will know what is isomerization. लेकिन मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख देती हूँ थोड़ा सा isomerization का। isomerization basically is same structural formula but same molecular formula but different structural formula, यानी कि structural formula different होगा। हम structure में बना दें किसी भी चीज़ को, जैसा कि ये मैंने बनाया कार्बन का स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन की टेट्रावैलेंस होती है, 4 बॉन्ड्स में बना लिए, किसी भी ग्रुप से बनाए, अभी डोंट हैव एनी कंसर्न विद दिस। लेकिन अगर स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट आ रहा है स्ट्रक्चर में, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ CH3, यहाँ लगा देती हूँ H, यहाँ लगा देती हूँ CH3 लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ इसको यहाँ से हटा के यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं हम। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यूं बना दूं, CH3 C2H5 कर देते हैं इसको, यहां पर कर देते हैं हम C डबल बॉन्ड को, यहां कर देती हूँ H। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कैसे सेम है, 3 कार्बन है, CH3 CH3C। अब इसमें एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6O एंड दिस हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, क्योंकि हाइड्रोजन 5 यहाँ पर लगे हुए हैं और एक यहाँ H6O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज, इसका मतलब है, इस डेफिनेशन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमराइजेशन की टर्म मैंने आपको डिफाइन कर दी। आइसोमरेज एंजाइम है, रिएक्शन
उन रिएक्शन में होता है, उन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जिनमें कि आइसोमराइजेशन हो रही होती है, यानी कि उनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होती है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम। दीज एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ आइसोमराइजेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, एल एलेनिन in the presence of alanine racemase converts into D-alanine। अब इनका नाम सेम ही रहा लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, एल और डी हो जाएंगे। एल स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी एंड डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बस आपको यही तक याद रखना है कि एलेनिन रेसिमरेज एंजाइम है वो एल एलेनिन को डी एलेनिन में कन्वर्ट कर देगा। लाइगेसेस नेक्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास ऑफ एंजाइम इज लाइगेसेस। Catalyze the reaction of condensation of two molecules using energy derived from the cleavage of other molecules such as ATP। वो रिएक्शन कैटेलाइज करता है जिनमें के कंडेंसेशन हो रही होती है दो मॉलिक्यूल्स की। कंडेंसेशन इस कंडेंसेशन से हमें टर्म से क्या पता चल रहा है, कंडेंस होना किसी भी दो मॉलिक्यूल्स, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे यानी कि मिलना उनका, और क्या एलिमिनेट करेंगे, वाटर। इन डी एलिमिनेशन व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंडेंस एंड दे फॉर्म वाटर as a side product, as a byproduct, this is called condensation। अब condensation जब हो रही होगी using energy derived from the cleavage of other molecules, वो एनर्जी यूज करेंगे जो कि एनर्जी ड्राइव हुई थी, निकली थी दूसरे मॉलिक्यूल्स के टूटने से, यानी कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। CH3COCOO- प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ATP है, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज ने इनके साथ इस एंजाइम में रिएक्ट किया तो क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस ADP। अब यहाँ पर एडिनो ट्राइफॉस्फेट था, यहाँ ADP हो गया एडिनो डाइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ से एनर्जी लिबरेट हो गई, यानी कि निकल गई। तो वो एनर्जी जो कि निकल रही थी वो किसने यूटिलाइज कर दी होगी, कंडेंसेशन हो रही है दो मॉलिक्यूल्स की, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे तो उसमें से वाटर एलिमिनेट होगा। कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल यूजिंग एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम क्लीवेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी ड्राइव हो रही थी दूसरे मॉलिक्यूल, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इनमें से जो एनर्जी निकलेगी वो इस रिएक्शन में यूज होगी और क्या करेगा, ये वाला एंजाइम पाइरूवेट कार्बोक्सिलेट इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा, और ATP, अब जो एनर्जी है वो हमारे पास है ATP से ADP में कन्वर्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट इज एसिटाइल COA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। एसिटाइल COA कार्बोक्सिलेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा और इसी तरह यहाँ पर भी ATP से ADP में, ये तो हमारे पास आ गई प्रोडक्ट मैलोनाइल COA। इस एंजाइम ने रिएक्शन करवाया यानी कि पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में और मैलोनाइल COA आ गया, लेकिन जो एनर्जी हमारे पास आई है वो किस सूरत में है, ATP से ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में आ रही है। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, यूजिंग एनर्जी ड्राइव फ्रॉम क्लीवेज ऑफ, ये क्लीवेज हो रहा है इसका ATP का, और इसकी एनर्जी जो है जब ये टूटेगा तो इसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी कौन यूज करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला एंजाइम है, ये एंजाइम जब इसको रिएक्ट करवाएगा, इसका रिएक्शन करवाएगा तो एनर्जी इस रिएक्शन में यूज होगी। और कंडेंसेशन क्यों कह रहे हैं हम, कंडेंसेशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन प्रोसेस बेसिकली होता ही ये है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और छोटा मॉलिक्यूल उनमें से निकल जाता है, और ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो छोटा मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम दी इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन विल बी वाटर, नॉर्मली वाटर ही होता है। Action of enzymes देख लेते हैं। Enzymes are protein in nature, as we have studied earlier. They have active centers which combine with substrate and start the reaction that is catalyzed by the enzyme.
ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, दे हैव एक्टिव सेंटर, उनके कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं विच कंबाइन विद सबस्ट्रेट, यानी कि जो कि सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएंगे, उनके उस सबस्ट्रेट के साथ ही मिलेंगे जिसका एक्टिव सेंटर जिस एंजाइम में प्रेजेंट है उसी सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा एंड स्टार्ट द रिएक्शन दैट इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम, और वही वो रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे जो जिसको भी कैटालाइज करवाना है। If the active center of enzyme is combined with some other substance which is not the real substrate could destroy the activity of enzyme temporarily or permanently। अगर हमने कोई भी ऐसा एंजाइम ले लिया जो कि एक्टिव सेंटर जिसका था लेकिन उसका सबस्ट्रेट मैच नहीं हो रहा था उसके एक्टिव सेंटर से, एंजाइम के एक्टिव सेंटर से सबस्ट्रेट अगर मैच नहीं हो रहा, हम लोगों ने ऐसा कुछ सबस्ट्रेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, उसकी एंजाइम की एक्टिविटी या तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमेशा के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए वो एज अ एंजाइम एक्ट नहीं करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट स्पेसिफाइड हैं। दिस इज द हाउ टू एंजाइम, दिस इज द वर्किंग एंड एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जैसे ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, ठीक है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। सबस्ट्रेट में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई ना कोई एंजाइम होगा, इनके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास बन रही है प्रोडक्ट, एंजाइम ने अपना पार्टिसिपेशन कर दी, अपनी प्रोडक्ट बन गई, अब एंजाइम इससे अलग हो जाएगा। एंजाइम का इतना ही काम था, इतना ही रोल था कि इसने रिएक्शन करवाना था, तो उसने रिएक्शन करवा दिया। कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी सबस्ट्रेट ले सकते हैं। हमने पीछे एग्जांपल्स देख ली क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में कि कौन से एंजाइम्स हैं, कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं और कौन सी उनकी क्लास है। प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम्स की देख लेते हैं, हमने कुछ तो देख ही ली है प्रॉपर्टीज। enzymes are very specific for a particular substrate, that is each enzyme catalyze the particular type of reaction। यही बात दोबारा की गई है कि ये सबस्ट्रेट का पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है, यानी कोई भी सबस्ट्रेट उठा के किसी भी एंजाइम के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता, उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक एंजाइम्स जो कि कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को। जैसा कि एग्जांपल एक और भी दी गई, लाइपेज विल हाइड्रोलाइज लिपिड्स एंड हैज नो इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। जैसा लाइपेज जो है सिर्फ लिपिड्स को ही हाइड्रोलाइज करेगा, यानी रिएक्शन करवाएगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाएगा लिपिड्स का। अगर हम लाइपेज को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में भी यूज करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एंजाइम लाइपेज जो है वो किसका एंजाइम है, लिपिड्स का। Since enzymes are proteins in nature, thus all those treatments which affect the protein structure would also destroy the enzymatic activity। जैसा कि हम पहले से पढ़ रहे हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो गया कि जिसकी वजह से प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो रही है, रप्चर हो रही है हमारी बॉडी की प्रोटीन, तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी पर भी इफेक्ट करेंगी। वो चीज़ जो हमारी प्रोटीन को डिस्टर्ब कर रही है वो एंजाइम को भी डिस्टर्ब करेगी, एज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इस वजह से एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव बाय एनी ट्रीटमेंट दैट कोअगुलेट्स द प्रोटीन मटेरियल। अगर ये भी इसका भी यही मतलब है कि अगर प्रोटीन हमारी किसी भी चीज़ में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जमना शुरू हो जाए, कोअगुलेट्स मतलब जम जाना, तो क्या होगा, एंजाइम भी इनएक्टिव हो जाएगा। एक्सेसिव हीट, अल्कोहल, दीज आर दी रीजंस के किस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। अल्कोहल से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, अगर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं किसी भी कहीं भी करवा दें हम, तो इनकी वजह से लैब में भी करवा सकते हैं कुछ रिएक्शन जिसमें हम ये वाली कंडीशंस प्रोवाइड करें तो एंजाइम रिएक्ट नहीं करेंगे, उनकी हो जाएगी। क्या फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं, कुछ ना कुछ उनका असर होता है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल, क्या है, टेम्परेचर, पीएच और अदर फैक्टर्स लाइक एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये टेम्परेचर के कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, किस टेम्परेचर पर एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं और किस पर नहीं करते और किस पर डेड हो जाते हैं, पीएच देखेंगे। फिर हम अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसा कि एंजाइम की या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कितना लिया और कितना कंसंट्रेटेड था, या एंजाइम कितना लिया और कितना कंसंट्रेटेड था, ये सारी चीज़ें असर करती हैं एंजाइम्स पर।
If the enzymes are kept in water for a long period, they lose their activity. ज़्यादा देर तक पानी में रखा जाएगा तो lose कर देंगे अपनी activity. Every enzyme has optimum temperature 37 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. हर एंजाइम का इतना टेम्परेचर होता है. बियॉन्ड दिस टेम्परेचर एंजाइम लूज देयर एक्टिविटी. अगर ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो हमेशा के लिए उनकी एक्टिविटी और इनएक्टिव हो जाएंगे एंजाइम. लेकिन अगर इससे थोड़ा सा लो हो जाता है टेम्परेचर, या जितना भी लो हो जाता है, तो उनकी एक्टिविटी टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए लूज हो सकती है. लेकिन टेम्परेचर को क्या प्रोवाइड करना है हमें एंजाइम्स को? 37 to 50 डिग्री. इतना याद रखना है. इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे. इससे कम होगा तो थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो सकते हैं. एक्टिविटी उनकी लूज हो जाती है. एवरी एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच. अपनी अपनी पीएच होती है हर एंजाइम की. हर एंजाइम अपनी पीएच पर ही वर्क करता है. सो क्लास, दिस इज एंड ऑफ अवर टॉपिक एंजाइम्स. एंजाइम्स हमने पूरा पढ़ लिया. क्लासिफिकेशन भी देख ली. छोटा सा एक टॉपिक था, उसमें 6 मेजर क्लासेस को में डिफाइन किया गया था, जो कि हमने एक चार्ट की सूरत में इसको देख लिया कि एंजाइम कैसे रिएक्ट कर रहा है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. अल्लाह.